बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अम्मार शाह। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि सेल जो हैं किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं और एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, या एक सेल किस तरह से एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। इसको आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल्स के अंदर पाई जाती है। उससे पहले आप देख ले कि तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको बायोलॉजिस्ट या जोलॉजिस्ट ने, या हम कह सकते हैं साइंटिस्ट ने 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है। 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिनको हम 1 बाय 1 नेमिंग देंगे। तो नंबर 1 जो है उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ग्रुप, या फिर हम उसे मोनरा भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास प्रोटिस्टा, इसके अलावा हमारे पास प्लांटी एक ग्रुप है जिसके अंदर तमाम के प्लांट्स आ जाएंगे। एनिमेलिया एक ग्रुप है जिसके अंदर तमाम के तमाम एनिमल्स आ जाएंगे। और फंजाई ग्रुप है जिसके अंदर फंजाई आ जाएंगे। अगर टाइप्स को देखें हम, सेल्स की कितनी टाइप्स हैं, तो वो हमारे पास 2 किस्म की सेल्स हैं, मेजर किस्म के। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जो दूसरा है वो है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं इनके अंदर न्यूक्लियस जो है मौजूद होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनेंगे उनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं प्रोकैरियोट्स, और जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनेंगे उनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे जो पहला ग्रुप है मेजर ग्रुप, इसमें तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। और बाकी जो मेजर ग्रुप्स हैं इधर नीचे 4 के 4 ग्रुप जो हैं ये यूकैरियोट्स हैं, यानी कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो यूकैरियोट्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा ये जो 2 पहले ग्रुप हैं हमारे पास, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं, और जो नीचे वाले हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप हैं। यानी कि इनमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सिंगल सेल के ऊपर मुश्तमिल होंगे, और बाकी ये 3 जो हैं ग्रुप, इनके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। अब हम सेल्स को देखते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि सेल जो है कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो हमारे पास अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए, 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम 1 करके डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहली है उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही सेल मिल के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए या सेल के जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं वो इसी एक सेल के अंदर होंगी। तो ऑल दी एक्टिविटीज, तमाम की तमाम एक्टिविटीज, या हम कह सकते हैं कि तमाम के तमाम रिएक्शंस
जो कि सेल को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, वो इसी सिंगल सेल के अंदर हो रहे होंगे। एग्जाम्पल अगर देखें तो इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं अमीबा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अगर इसकी डायग्राम को देखा जाए तो कुछ इस तरह की अनडिफरेंशिएटेड से शेप है इसकी, और इसके अंदर ही तमाम के तमाम, ये अगर इसका न्यूक्लियस देख लिया जाए तो इसके अंदर तमाम के तमाम रिएक्शन जो हैं लाइफ को मेंटेन रखने के इसी एक सेल के अंदर होंगे। इसको यह अमीबा का एक सेल है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास पैरामीशियम, ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इसके सरफेस के ऊपर, सेल की सरफेस के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जो कि इसको मूवमेंट में हरकत करने में मदद देते हैं, फूड कैप्चर करने में भी मदद देते हैं। इसको हम कहते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम। और अगर एक और एग्जांपल को देखा जाए तो हमारे पास यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म मौजूद है, जो कि आल्सो सिंगल सेल है। तमाम की तमाम एक्टिविटीज इन एक ही सेल, ये अलहदा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल है, जिसे हमने अमीबा कहा। ये पैरामीशियम अलहदा ऑर्गेनिज्म है और यूग्लिना एक अलहदा ऑर्गेनिज्म है। अब तमाम की तमाम एक्टिविटीज इसी एक सेल के अंदर हो रही होंगी। इस सेल को जिंदा रखने के लिए हम कह सकते हैं इस ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए। नंबर 2 टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे कॉलोनीज बनाई जाएंगी। क्या होता है कि सेल, मुख्तलिफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स मिलके रहेंगे और बनाएंगे कॉलोनीज। इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हर सेल, इस कॉलोनी में मौजूद हर सेल अपना काम खुद करेगा, ना कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर एग्जांपल लें, हम अपने घर में रहते हैं, हमारा घर कॉलोनी के अंदर है, तो हर घर के लोग अपने घर को खुद साफ करते हैं, ना कि वो दूसरे के घर को साफ करने जाते हैं, या अपना खाना खुद बनाते हैं, ना कि दूसरों के घर से खाना लेने जाते हैं। तो इस तरह की ही एग्जांपल यहाँ पे है कि हर सेल जो है अपना काम खुद परफॉर्म करेगा। इसके अंदर जितने भी लाइफ को मेंटेन करने के रिएक्शन है हर सेल के अंदर अपने अपने हो रहे होंगे, और कोई सेल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे नो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर वो होता है कि जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर तमाम मजदूर मिलके उस फैक्ट्री के काम को तकसीम करके करते हैं कि एक ख़ास किस्म का काम जो है वो एक ख़ास किस्म के तबका करेगा, एक ख़ास किस्म का काम जो है ये फलां मजदूर करेगा, इस काम को फलां मजदूर करेगा, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हर सेल अपना हर काम खुद कर रहा है, किसी दूसरे सेल पर डिपेंड नहीं है, तो यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाते हैं वोलवॉक्स, या जिसे हम कहते हैं अलगी भी कहते हैं, इसे ग्रीन अलगी, और इसको वोलवॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी एग्जाम्पल को देखें, यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है
कि ये फर्ज करें हमारे पास एक कॉलोनी है, यहाँ पे हर सेल जो है अपना काम खुद परफॉर्म करेगा, लेकिन ये सेल मिल के रहेंगे। मल्टीपल कॉलोनीज भी हो सकती हैं, यानी कॉलोनी के अंदर भी मल्टीपल कॉलोनीज हो सकती हैं, तो मुख्तलिफ सेल मिल रहे हैं और एक ही कॉलोनी के अंदर मुख्तलिफ कॉलोनीज बन रही हैं। तो ये यहाँ पे एक कॉलोनी बन गई जहाँ पे मुख्तलिफ सेल मिलके रह रहे हैं, लेकिन हर सेल अपना काम खुद परफॉर्म कर रहा है, ना कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास वॉलबॉक्स कॉलोनी आ गई है। ये है कॉलोनी ऑफ वॉलबॉक्स। याद रखिएगा कि यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, क्योंकि तमाम सेल अपना काम खुद परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड और लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर कुछ इस तरह से होता है कि मुख्तलिफ सेल्स जिनका एक ही तरह का काम होता है, जिसे हम कहते हैं कि सिमिलर सेल, एक जैसे सेल आपस में मिलेंगे और टिश्यूज बनाएंगे। अब डिफरेंट टिश्यूज, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज, जैसा कि हमने पीछे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, वो इसी तरह ही था कि सेल जो हैं मिलेंगे, टिश्यू बनाएंगे, मुख्तलिफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, मुख्तलिफ ऑर्गन जिनके रिलेटेड फंक्शन होंगे, हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, वो एक पूरे सिस्टम को बनाएंगे जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सिस्टम आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ये मुख्तलिफ सिस्टम मिलते हैं और एक पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि ये मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना है, हर सेल किसी दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड है अपने फंक्शन के लिए। यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल डिपेंड है अपने ऑर्गन सिस्टम्स पर, वो ऑर्गन सिस्टम जो है डिपेंड है अपने ऑर्गन्स पर, ऑर्गन डिपेंड है टिश्यूज पर, और टिश्यूज डिपेंड है सेल्स पर। यानी कि सेल्स काम करेंगे, टिश्यू बनेगा, टिश्यू डिपेंड मिलके काम करेंगे तो एक ऑर्गन को बनाएंगे। अगर फर्ज करें कि कोई टिश्यू जो है खराब हो जाता है, तो ये ऑर्गन भी जो है खराब हो जाएगा, अपना फंक्शन परफॉर्म जो है नहीं कर सकेगा। तो इसके ऊपर तमाम के तमाम सेल जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर खास काम को एक खास ग्रुप ऑफ सेल करेगा, और वो सेल आपस में मिलेंगे तो एक खास प्रोसेस को अंजाम देंगे। यानी कि मुख्तलिफ सेल मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो काम जो है एक ही इंडिविजुअल का हो रहा होता है और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो है इसकी वह राना टिग्रीना यानी कि फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। अब एक फ्रॉग है, इसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद है। इसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम जो है मिलकर काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
जो कि खून की सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं मिल के एक पूरे इंडिविजुअल को यानी कि फ्रॉग को बना रहे हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना। सॉरी, ये मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिए, ये राना टिग्रिना। और अगर प्लांट्स में एग्जांपल लें इसकी, तो हमारे पास है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस प्लांट है, जिसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। इसकी कुछ इस तरह से अगर इसकी शेप को देखा जाए तो इसकी रूट्स मौजूद है, इसके स्टेम्स मौजूद हैं, ब्रांचेस मौजूद हैं, ब्रांचेस के ऊपर फ्लावर्स मौजूद हैं। उसके अलावा इसके ऊपर इसके फ्लावर्स भी मौजूद हैं। अगर हम देखें तो इसके दो पार्ट हैं मेन, प्लांट के दो मेन पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आ जाते हैं इसके लीव्स, पत्ते, इसकी ब्रांचेस, शाखें, इसके अलावा इसकी रूट्स, इसके जो है स्टेम, ये आ जाएंगे वेजिटेटिव पार्ट में। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए एज अ फूड, फॉर फूड पर्पस। और दूसरा जो हम इसे इस्तेमाल करते हैं इससे ऑयल लेने के लिए, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ जाते हैं फ्लावर्स, फूल, जो कि इसकी हेल्प कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यानी कि इसको फर्दर इसी तरह के जो है प्लांट्स बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं फ्लावर्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन के लिए हेल्पफुल है सेक्सुअल पार्ट, जिसे हमने नाम दिया फ्लावर का। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फ्लावर जो हैं वो सीड भी बना रहे हैं और फ्रूट भी बना रहे हैं। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था, जिसके अंदर हमने पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके अंदर एक थी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने एग्जांपल देखी अमीबा की, पैरामीशियम की, यूग्लिना की, जिसके अंदर तमाम की तमाम सेल एक्टिविटीज जो कि लाइफ के लिए जरूरी हैं वो एक ही सेल के अंदर हो रही हैं, और हर सेल अकेला रहता है। जबकि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि मुख्तलिफ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मिलकर रहेंगे और कॉलोनीज बनाएंगे, और इनके अंदर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी। इसको हमने एग्जांपल देखी तो वो थी हमारे पास वोल्वोक्स की कॉलोनी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि मुख्तलिफ सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो है मिलकर बनाते हैं इंडिविजुअल। और इसके अंदर हर सेल दूसरे सेल पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारे पास ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस एक प्लांट है, या हम कह सकते हैं कि एक पौधा है हमारे पास। इसके दो पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आ जाती हैं इसकी रूट्स,
इसके लीव्स, इसकी स्टेम और इसके ब्रांचेस। और दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके अंदर इसके फ्लावर्स आ जाते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल है कि हम इसको एज अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं, खाने के तौर पर भी, और इससे ऑयल भी हम लेते हैं। और रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि फ्लावर जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं इस प्लांट की। इसके अलावा ये फ्लावर जो है सीड भी बनाते हैं और फ्रूट्स भी बनाते हैं। और अगर देखा जाए एनिमल्स में तो राना टिग्रिना, जिसे हम फ्रॉग कहते हैं, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं फ्रॉग, ये भी मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और भी मुख्तलिफ सिस्टम इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर हर सेल दूसरे सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छी दुआओं के साथ इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।